नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 60 के बाद कैसी हो आपकी जिंदगी की तैयारी, कैसे हो आपके फाइनेंशियल लाइफ, यही आज हम मनी गुरु के इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं इसकी कि 60 के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की सीढ़ी आपको कैसे आगे चढ़नी है, कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और भी ज्यादा सुखद और एकदम टेंशन फ्री बनाना है। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग कराने के लिए आज हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट प्रकाश रंजन सिन्हा। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत तो बहुत मनी गुरु में हम आज के इस शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे कैसी हो सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल प्लानिंग, साथ ही हम जानेंगे सीनियर सिटीजन कैसे करे टैक्स प्लानिंग, किन बातों का रखें ख्याल, अच्छे रिटर्न के लिए सीनियर सिटीजन कहां कर सकते हैं निवेश, सब स्कीम्स के बारे में हम जानेंगे। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेहतर या फिर वय वंदन योजना में आपको करना चाहिए निवेश, इन तमाम बारीकियों पर आज हम प्रकाश रंजन सिन्हा से चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रकाश जी, सबसे पहले जब हम सीनियर सिटीजन्स के फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो आखिरकार इतना इंपॉर्टेंस इसको क्यों दिया जाता है, क्यों 60 के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग तो हर एज में इंपॉर्टेंट है, लेकिन 60 से ज्यादा लोग वाले हैं उनके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक पीरियड होता है जब आप अर्न नहीं कर रहे होते हैं, आप रिटायर कर चुके हैं, जॉब से आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो वो अर्निंग वाली जो पार्ट है, जो रेगुलर इनकम वाली पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी रुक या कम हो जाती है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो जो है लॉन्जेविटी बढ़ती चली जा रही है हमारे देश में। अब लोग जो है 70, 80, इवन 90 साल तक लोग जीवित रह रहे हैं और एक फैशन या कल्चर सा हो चुका है कि लोग अर्ली रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। यानी अगर मैं देखूं कि आप रिटायरमेंट या जब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके बाद आप कितने साल जीवित रहते हैं, तो वो अवधि बहुत ज्यादा होता जा रहा है, 25-30 साल लगभग होता जा रहा है। और इसी बीच अगर आप देखिए, अगर इन्फ्लेशन देखिए, अगर मैं पिछले 25 साल का इन्फ्लेशन देखूं तो इट्स माइंड बॉगलिंग, बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लंबे अवधि के लिए आपको जीवित रहना है, लंबे अवधि के लिए आपके पैसे जो भी आपने एक्यूमुलेट कर रखा है उसी पे आपको सर्वाइव करना है। तो बहुत जरूरी है इसको हर व्यक्ति के लिए कि उसके कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स होंगे जो कि डे टू डे होंगे, कुछ मिड टर्म नीड्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म नीड्स होंगी। यानी आपको किसी भी स्थिति में इमीडिएट लिक्विडिटी जो है, आपको बड़े आराम से आपको पैसा मिल जाए और आपके जीवन बहुत अच्छा ढंग से चलता रहे, वो भी देखना है आपको। और आपको ये भी देखना है कि आपको रेगुलर इनकम भी मिलता रहे और आपको ये भी देखना है कि मेरा पैसे का ग्रोथ भी हो, ताकि मैं 25-30 साल अगर सर्वाइव करता हूं तो बगैर आराम से किसी तकलीफ के मैं जीवित रहूं। एक और भी चीज है, हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है। हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, तो इसके लिए भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपका पैसा किस एसेट में हो, किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में हो, और सबसे बड़ी बात है आप उसको कैसे विड्रॉ कीजिए। बिल्कुल। बेसिकली जो आपने जितने भी लोग बहुत जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं वो चाहते हैं कि 60 के बाद की जिंदगी उनकी काफी ज्यादा टेंशन फ्री बीते और जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं थ्रू आउट देयर लाइफ वो 60 के बाद उसको विड्रॉ करने में भी आसानी हो। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे प्रकाश जी। लेकिन जब हम सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, टैक्स में उन्हें तमाम छूट की बात करते हैं, तो हर बजट में हम देखते हैं कि काफी सारी रियायतों का ऐलान सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर पर किया जाता है और अभी भी काफी सारे टैक्स से जुड़ी हुई जो रिबेट्स है वो सीनियर सिटीजन्स को अलग से मिलती हैं। मैं चाहती हूं आप उनमें से कुछ यहां पर जरूर दर्शकों के सामने हाईलाइट करें। देखिए, एक तो है कि आप सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि इनकम होता नहीं है, तो इनकम टैक्स का जहां तक मामला है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, जो 80C के अंदर में आता है, जहां पे आपको 1.5 लाख तक का आपको होता है, ये है। लेकिन अगर उसके अंदर भी उनको कोई विशेष रियायत मिली हुई है, आप जब आपके बढ़ते रहते हैं तो वहां पे भी उनके इनकम स्लैब्स वगैरह बढ़े हुए हैं, तो वहां पे उनको एक फायदा हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फायदा उनको मिलता है वो होता है उनके इनकम्स पे। यानी जो उनको एक इंटरेस्ट इनकम जो मिल रहा है वो 50,000 तक जो है आपका, वो टैक्स फ्री है। हाँ, उसके ऊपर जो होता है ऑफकोर्स आपका वो टैक्सेबल इनकम में आएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं। तो ये आप देखिएगा, जो अभी तक हमारे देश में और जबकि बाकी जगह भी ये चीज देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स का बहुत एक विशेष ख्याल रखा जाता है, हर बजट में ख्याल रखा जाता है।
क्योंकि लॉन्जेविटी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ते चले जा रहे हैं और इवन बैंक का ब्याज दर भी घटता चला जा रहा है। तो ये हर जितनी भी सरकारें वो इस चीज का ध्यान दे रही हैं कि सीनियर सिटीजन को जितना फायदा हो सके। अभी जैसे आपका अगर बैंक का आप सेविंग स्कीम देखिए तो सीनियर सिटीजन को जो ब्याज दर दिया जाता है वो बाकी आम ब्याज दर से ज्यादा है। उनमें उसमें लगभग 50-60 बेसिस पॉइंट उनको ज्यादा ही मिलता है। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए हर तरह का एक जो उनकी सुविधा के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो हमेशा वक्त वक्त पे करती चली आ रही है। तो टैक्स में खास रिबेट है, मेडिक्लेम पर 50,000 रुपए की छूट सीनियर सिटीजन्स को मिलती है। जो सेक्शन 80D की हम बात करें, सेक्शन 80DDB के तहत मेडिकल खर्च के लिए 1 लाख का डिडक्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि ज्यादा है। और सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स भरने में भी छूट है अगर उनको किसी और इनकम से प्रॉफिट नहीं है। तो ये तमाम रियायतें हैं और जिसका जिक्र प्रकाश जी ने भी किया है, तो वो खास तौर पर एक बेनिफिट दिया जाता है टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को। अब बात आती है कि सीनियर सिटीजन्स निवेश कहाँ करें। सीनियर सिटीजन्स के निवेश के लिए काफी सारी स्कीम्स हैं जो सरकार की तरफ से लाई गई हैं प्रकाश जी। उसमें से मैं चाहती हूँ सबसे पहले उन स्कीम्स पर हम के नामों पर हम एक नजर डाल लेते हैं और उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको बढ़िया स्कीम कौन सी लगती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की, जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही होती है। फिर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, जो कि 60 के बाद एक अच्छी स्कीम मानी जाती है। फिर जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, जिसकी हम बात कर रहे थे, रेगुलर आय का जरिया सीनियर सिटीजन्स के लिए जरूरी है, ये एक अच्छी स्कीम है। और फिर रेगुलर इनकम के लिए SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी एक अच्छा जरिया है रेगुलर आय पाने का 60 के बाद। वही म्यूचुअल फंड की मंथली इनकम स्कीम भी है। ये तमाम स्पेसिफिकली ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को काफी सूट करती हैं। इसमें मैं सबसे पहले चाहती हूं कि आप जो काफी पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन स्कीम, उसकी खूबियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये सारे जो स्कीम्स के नाम आपने लिए, ये सारे उपयुक्त स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। स्कीम का नाम से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा कि हर सीनियर सिटीजन को पहले तो एक चीज ये देखना पड़ेगा कि जब वो रिटायर कर चुके हैं तो उनके पास कितना पैसा है, अक्यूमुलेटेड पैसा कितना है, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि आप 15 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, 25 साल रहेंगे जीवित, किसी को नहीं पता है, बट आपको लंबे अवधि के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना है। और शॉर्ट टर्म में जो होता है आपको पूरे ढंग से बचाव करना है। यानी अगर मैं आज 60 का रिटायर कर रहा हूं तो 65 तक का मेरा जो भी घरेलू खर्च है, जो नियमित खर्च है, मैं उसमें चाहूंगा एक भी पैसा रिस्क नहीं लेना। यानी मैं जो अभी अगले 5 साल का जो भी मेरा खर्च है वो एक बिल्कुल श्योर और सेफ रिटर्न आना चाहिए। और जैसा कि आपने जो नाम बताया स्कीम, जो उसमें मैं सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बोलूंगा और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बोलूंगा, जो कि LIC द्वारा है। ये 2 स्कीम को मैं सबसे पहले आगे रखूंगा। और ये दोनों स्कीम में आप 15-15 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो कोई भी सीनियर सिटीजन अगर जब इन्वेस्ट करना चाहे तो सबसे पहले उनको ये 2 पहला उनका चॉइस होना चाहिए, क्योंकि ये आप में इसमें बहुत सेफ एश्योर्ड है। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो बैंक द्वारा है, अभी वर्तमान में उनका ब्याज दर 7.4% है। यानी आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 साल तक आपको यही मिलेगा, चाहे ब्याज दर में कोई भी घटाव या बढ़ाव कोई भी हो, बट आपको इतना जरूर पक्का मिलने वाला है। तो ये आपको एक चीज पता चल गया कि मुझे 7.4% के हिसाब से मेरे को कितना पैसा मिलेगा हर क्वार्टर। यानी 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, यानी 1 ऑफ द मंथ वर्किंग डे पे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये एकदम आपको एक निश्चित अवधि, आपको पता है मैं जितना भी करता हूँ 15 लाख आप बिल्कुल मैक्सिमम कीजिए, इसके अंदर आपको एक आ जाएगा। उसी के साथ दूसरा जो है प्रधानमंत्री वय योजना, ये भी उतनी ही अच्छी स्कीम है, उसमें भी 7.4 का है। ये आपको 10 साल की स्कीम है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 साल के लिए है और आपका पेंशन जो है आपका मिनिमम 1000 है। आप डिपेंड करता है आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे एक सीलिंग है जो कि है 9,250 रुपया। बट फिर भी ठीक है, आप यहाँ पे भी 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी 30 लाख आपका पहला जो प्रेफरेंस होना चाहिए, ये 2 जगह होना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ये भी है कि ये 5 साल की योजना है, लेकिन इसको 3 साल के लिए और आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि आपको अगर मान लीजिए ज्यादा पैसे की जरूरत है तो फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में जरूर आप पैसा लगाएं। बैंक के भी फिक्स डिपॉजिट है, आप उसमें लगाएं। यानी आपको अपने फर्स्ट 5 इयर्स का जो भी आपका पैसा आना है, जो कि नियमित आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए, उसके ऊपर एक पैसे का भी रिस्क नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 4 है
जिसमें आपको पैसा लगाना है। ओके, तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन स्कीम की आपने बात की, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एक और बेहतरीन स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए मानी गई है। 60 के बाद अच्छी इनकम के लिए आप वय वंदन, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में कर सकते हैं इन्वेस्ट। इसकी थोड़ी और डिटेल्स में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक टेबल हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि जब ब्याज दरों की बात हो रही है तो ब्याज दरें कौन सी स्कीम की कहां पर इस वक्त है, ये आप सबके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। अब जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम की जो ब्याज दर है वो 7.4% पर है, जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया। वही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करते हैं तो उसकी जो ब्याज दर है वो भी 7.4% पर है। जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है वो 6.6% पर है। तो ये जो ब्याज दरें हैं ये देखकर आप समझ सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर किस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इन स्कीम्स की रखी गई है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में प्रकाश जी, इसका एक जो फायदा है वो सीनियर सिटीजन में भी है कि पति पत्नी दोनों 15-15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। मतलब एक ही फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो वो 30 लाख का निवेश कर सकते हैं एज हस्बैंड वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी बोला कि ये दो आपके पहले चॉइस है। तीसरा आप जैसा कि आपने बोला कि पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है, और एक और स्कीम है जो मैं भूल गया बताना आपको। वक्त वक्त पे आप गौर कीजिएगा, आपको टैक्स फ्री बॉन्ड भी आते हैं। और जैसा कि देखा गया है, टैक्स फ्री बॉन्ड जो होते हैं जिसपे कोई भी ब्याज आपको टैक्स नहीं लगेगा, औसतन वो आपको लगभग 6% के आसपास टैक्स फ्री आपको इनकम देते हैं। अगर हम टैक्स कंपोनेंट उसमें ऐड कर लें तो लगभग ये 8 के आसपास का आपका रिटर्न बनेगा। तो ये भी मैं बोलूंगा कि इसमें भी आपको जब भी आता है तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करें, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा निवेश का जरिया हो सकता है। ओके, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स 60 के बाद यहाँ पर निवेश करने का बेहतरीन तरीका, और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना पर भी हमने चर्चा की। यहाँ पर भी एक बेहतरीन जरिया है आपके निवेश का 60 साल के होने के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की चर्चा करेंगे, उसकी खूबियां, SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और 60 के बाद रेगुलर इनकम पाने के क्या आपके लिए तरीके हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम करा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग। कौन सी ऐसी स्कीम्स है जहां पर एज ए सीनियर सिटीजन आपको करना चाहिए निवेश, कहां पर आपको मिलेगा मैक्सिमम फायदा, और रेगुलर इनकम के लिए आपको कहां पर डालने चाहिए पैसे, यही बताने के लिए आज है हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रकाश रंजन सिन्हा। प्रकाश जी, मुझे जरा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताइए। यहाँ पर एक खूबी ये है कि इसमें कोई भी निवेश कर सकता है, इनफैक्ट 10 साल से ऊपर कोई भी निवेश कर सकता है। लेकिन रेगुलर इनकम की जहां पर बात आती है और एक अच्छा रिटर्न के साथ किसी स्कीम में अगर इन्वेस्ट करने की बात आती है, अपार्ट फ्रॉम सीनियर सिटीजन और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, POMIS भी एक अच्छी स्कीम है। बिल्कुल अच्छी स्कीम है, बट देखिए उसके अंदर एक और भी चीज है ना, कि जैसा कि आपने बताया 15 लाख आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कर लेंगे, और 30 लाख आपके हो गए PM वंदन योजना में हो गए, यानी आपके लगभग 45 लाख हो गए। और अगर मैं 45 लाख को 7.5% के हिसाब से देखूं तो आपका काफी लगभग 30,000 के ऊपर का आपका मंथली एक आपका फिक्स इनकम आ जाता है, जो कि मुझे लगता है औसतन किसी भी आदमी के लिए, किसी भी एक सीनियर कपल के लिए ठीक ठाक है। मैं ये बोलूंगा, डिपेंड करता है कि उनकी क्या खर्चे हैं, बट मैं उसको ठीक ठाक बोलूंगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है, मैंने बताया आपको कि आपका RBI टैक्स फ्री बॉन्ड भी आते हैं, वो भी एक अच्छा निवेश है। अगर आपको मिलता है मौका तो आप बिल्कुल उसमें कीजिए। और पोस्ट ऑफिस जो मंथली इनकम स्कीम है, अगर उसमें आप कुछ डालते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इंडिविजुअली डालते हैं तो 4.5 लाख डाल सकते हैं। आप अगर ज्वाइंटली डालते हैं, आप और आपके स्पाउस, तो 9 लाख तक डाल सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, आपको 6.5% मिलता है, जो कि पहले दो के मुकाबले में कम है थोड़ा सा। तो और TDS वगैरह जो लगना है वो तो लगना ही है। तो मैं इसको हमेशा चौथे नंबर पे रखूंगा, पहले 3 नंबर पे उनको रखूंगा, चौथे नंबर पे इसके रखूंगा। और एक और भी बात मैं बहुत इसके साथ बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी 45 लाख लग चुका है, और कुछ आप ये टैक्स फ्री बॉन्ड में भी लगाएंगे, तो उसके बाद आपको जो कुछ निवेश करनी चाहिए वो ऐसे जगह करनी चाहिए जहां पे ग्रोथ की भी संभावना हो, जहां पे हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे।
यस, बिल्कुल आपने सही यहाँ पर जिक्र छेड़ा है प्रकाश जी। मैं क्योंकि इसी की तरफ आ रही थी, और यहाँ पर एक बेहतरीन जरिया जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को ना भी पता हो, या पता हो तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं एज सीनियर सिटीजन इसमें निवेश करने के लिए, वो है म्यूचुअल फंड की दुनिया। अब म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा बेहतरीन जरिया है जहां पर अच्छी ग्रोथ के साथ आपको मंथली इनकम मिल सकती है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की बारीकियों को और उसकी खूबियों को जरा सीनियर सिटीजन जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो समझाइए। देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, मैं बड़ा सिंपल से बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको आपने एक पैसा 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया, जो भी आपने पैसा डाल दिया कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। और जब सीनियर सिटीजन की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये डेट ओरिएंटेड स्कीम होगा, या तो आपको मैं बोलूंगा कि डेट म्यूचुअल फंड्स होंगे, या फिर अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी आप डाल सकते हैं, बट डेट ओरिएंटेशन होना चाहिए इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपने मान लीजिए 10,000 आपको विड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो म्यूचुअल फंड है उनको बस आप लिखित में दे देंगे कि 2 तारीख को या 3 तारीख को, जो भी आपने डेट चूज किया, हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया इस स्कीम से विड्रॉ होके आ जाना चाहिए। अब जैसे कि आपका मान लीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड है, अब ये 10 लाख पहले महीने ग्रो कर रहा है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो निवेश है 8 या 9% से ग्रो कर रहा है, तो यानी एक महीने में कुछ तो ग्रोथ हो रही है। अब जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पैसे जो आप निकालते हैं 10,000, उसके अंदर 2 कंपोनेंट हो गए। एक तो आपका कैपिटल कंपोनेंट होगा और एक ग्रोथ कंपोनेंट भी होगा। चूंकि कैपिटल कंपोनेंट आपका अपना पैसा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी जो टैक्स लगेगा भी तो वो आपको सिर्फ ग्रोथ कंपोनेंट पे लगेगा। और यहाँ पे मैं एक और भी चीज बताना चाहूंगा अपने निवेशकों को, कि ये मैंने बताया था कि आपको पहले 5 साल तक आपको बहुत सेफ रखना है। यानी ये जो आप देख रहे हैं 5 साल के बाद वाली अवधि के लिए देख रहे हैं, यानी ग्रोथ यहाँ पे आप ले रहे हैं। अगर आप 3 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, अगर मान ले, तो आपको इस पे क्या होगा, आपको इसमें इंडेक्सेशन का भी एडवांटेज मिलेगा। मतलब इंडेक्सेशन का मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसे की वैल्यू कम हो गई थी, वो उसमें अकाउंटेड फॉर हो जाता है। यानी आपका जो टैक्स जो लगना है, हम जिसको बोलते हैं 20% विद इंडेक्सेशन, ये टैक्स रेट है, ये आपका काफी कम हो जाएगा। तो यानी आपको बहुत कम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, आप 10,000 अगर विड्रॉ करते हैं और 10,000 में मान लीजिए आपका 3,000 आपका ग्रोथ हुआ, 7,000 आपका ये कैपिटल हुआ, तो 3,000 पे भी टैक्स दे रहे हैं, और उसमें भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तीसरा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्या होता है, आपका पैसा लंबे अवधि के लिए लगा हुआ है, और फंड मैनेजर क्या कर रहा है, उसके ऊपर खरीद बेच कर रहा है। यानी फंड मैनेजर जब भी कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है आपके लिए, तो उसमें वो कोई टैक्स नहीं दे रहा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप बेचेंगे तभी आप टैक्स दे रहे हैं। यानी जो पहले वाली जो फंड के अंदर जो भी ग्रोथ हुई है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगा। ये बहुत सारे आपके फायदे हैं। आप अपने हिसाब से अमाउंट तय कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से तिथि तय कर सकते हैं, आप जब चाहे तो रोक भी सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। अब जब चाहे तो अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको एसडब्ल्यूपी में दिया हुआ है। तो निवेश के बहुत सारे विकल्प सीनियर सिटीजन के लिए मौजूद हैं। फिक्स इनकम स्कीम्स भी है, म्यूचुअल फंड का रास्ता भी है जहां पर आप निवेश करके रेगुलर इनकम पा सकते हैं। तो स्कीम्स और फंड्स की कोई कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जैसी स्ट्रैटेजी प्रकाश जी ने बताई है उस तरीके से आप एक आराम की जिंदगी 60 के बाद जी सकते हैं विदाउट टेंशन। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है डिस्कशन का, उसकी तरफ हम प्रकाश जी आ रहे हैं, वो है सेहत के ख्याल की। ऑफकोर्स 60 के बाद अब बहुत ज़्यादा हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, और जिस तरीके से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो हेल्थ जो पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्थ का खास ख्याल रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, और खासतौर पर कोविड की वजह से भी कितना हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन के पास होना चाहिए? देखिए, सेहत तो हम पहले भी बोलते थे, कोविड आने के पहले भी ये बोला जाता था हेल्थ इज वेल्थ, और कोविड आने के बाद तो खैर ये चीज हम सब में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं समझता है। और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ तो बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी एज का हो। और मैं सीनियर सिटीजन के लिए एक चीज बोलूंगा, आपकी एज जितनी भी हो, आप अपने शरीर के अनुसार जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी योग साधना कर सकते हैं, बिल्कुल करें, वो बहुत जरूरी है। बट इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी एक माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज, बहुत सारे नेगेटिव चीजें हम देखते हैं। तो नेगेटिविटी से जितना आप दूर रहेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके
सेहत पे असर तो जरूर करती है। रेगुलर चेकअप जरूर कराते रहें, आपके जो भी डॉक्टर हो उनसे रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है आपके लिए। एक बहुत ही बैलेंस खाना खाएं, तो ये सब बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत एक डिसिप्लिन मेरे ख्याल से लाइफ लीड करना चाहिए, ताकि उनका सेहत हमेशा अच्छा रहे और कम से कम पैसा उनका उनके हेल्थ केयर में खर्च हो। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये सबको ख्याल रखना चाहिए। 60 के बाद आपको खास ख्याल रखना है। और जैसा प्रकाश जी भी बोल रहे हैं कि हेल्थ कवरेज भी उतना इम्पोर्टेंट जरूरी है। 25 लाख तक का कवर आपको 60 के बाद इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसका ध्यान रखिए। बच्चों की मेडिक्लेम पॉलिसी में अपना नाम ऐड करा सकते हैं। जो फैमिली फ्लोटर प्लान्स होते हैं मेडिक्लेम पॉलिसीज के, वो भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को कवर कराने का। और शायद ये तरीका भी अच्छा है कि एज वर्किंग अगर आप रिटायर हुए हैं, आपका एक मेडिक्लेम पॉलिसी थी ऑफिस की, उसको आप पोर्ट कराइए किसी अपने इंडिविजुअल प्लान में, ना कि एक नई हेल्थ पॉलिसी लीजिए। क्योंकि आप सबको पता है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो हेल्थ पॉलिसीज होते हैं उसके प्रीमियम्स काफी ज्यादा होते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, इस पर हम अलग से चर्चा भी जरूर करेंगे प्रकाश जी, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपसे कुछ पॉइंट्स पे जानना चाहती हूँ कि विल प्लानिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। 3 इंपॉर्टेंस इसकी क्विकली। देखिए, विल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, और मैं उसका वजह बड़ा साफ बता रहा हूँ। एक हमारे देश में लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीरों को ही विल प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर जब आप बूढ़े हो जाएं तब आपको विल प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इसका न तो उम्र से कोई इसका संबंध है और न तो कोई आपके नेटवर्क से संबंध है। इसका संबंध आपके आने वाले जो जो आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन है उनके खुशहाली से है। ये बात आप समझिए इस बात को। और जब मैं खुशहाली कर रहा हूँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप विल लिखते हैं तो आप उसमें बता देते हैं कि आपके बाद आपका जो भी है, आपका प्रॉपर्टी है, आपके जो भी इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी है, आप जो भी आपके एसेट्स लायबिलिटीज जो भी हैं, वो उसके हकदार कौन हो। तो एक आप अपने जीते जी ये बात चीज फैसला कर लेते हैं। अगर किसी का छोटा बच्चा हुआ, ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें से किसी को नहीं पता होता है कब क्या होगा। तो छोटा बच्चा है तो अगर आपने विल अपने जीते जी लिख दिया, आपने बता दिया गार्जियन कौन होगा, तो आप एक मेंटली फ्री लाइफ, पीसफुल लाइफ आप लीड करेंगे। और बहुत जरूरी, देखिए हमारे देश में अगर आप देखिए कि कोर्ट केसेस जो होते हैं तो ज्यादातर आप देखिएगा पैसे को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर ही होते हैं। और 2 भाई, जितनी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं होगी उससे ज्यादा शायद वो कानूनी लड़ाई में खर्च कर देते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि कल को ऐसा ना हो कानूनी कि कोर्ट बच्चे कचहरी के चक्कर, आपने प्रकाश जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है। बिल्कुल कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहिए। यहाँ पर एक विल बनाना, उसकी रजिस्ट्री कराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम एक अलग से मनी गुरु में एपिसोड करेंगे विल प्लानिंग पर, और उसकी हर एक बारीकियों को हम बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाएंगे। नॉमिनी कैसे आप तय करें, नॉमिनी कैसा होना चाहिए, आपका उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए, इन पर तमाम तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल प्लानिंग की तमाम बारीकियों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।